साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों हिंदी साहित्य परीक्षा पॉइंटर क्विक रिवीजन के तौर पर यह सेशन मैं प्रारंभ कर रहा हूं। आपने चाहे जहां से पढ़ा हो, चाहे जहां से आपने तैयारी करी होगी, यह आपके लिए रामबाण साबित होगा। ये जो श्रृंखला मैं शुरू कर रहा हूं, टारगेट ये होगा कि परीक्षा के पहले पहले संपूर्ण हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं को टच कर लें। और खास तौर पर इस सेशन के अंतर्गत एक बात और शामिल होगी कि उससे संबंधित जो पूर्व परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्न होंगे उसको बहुविकल्पी रूप में ना रख करके अति लघुत्तरीय रूप में मैं रखूंगा, यानी कि प्रश्न के बाद तुरंत उत्तर बताने का काम शुरू होगा। जैसे मान लीजिए कि आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में परीक्षा पॉइंटर की बात करें तो इतिहास लेखन की पद्धति और उसकी पृष्ठभूमि के ऊपर चर्चा करेंगे। यह थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होगा इस सेशन में। और इस सेशन के समाप्त हो जाने के बाद वीडियो आप लोग देखिएगा, तब इस खास चैप्टर पर जितने भी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल होंगे, एक सेशन आपका 50 मिनट का, 60 मिनट का, जितने पूर्व परीक्षाओं में आए हुए सवाल होंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा से और हिंदी साहित्य के इतिहास से जितने भी सवाल आए होंगे उन सवालों का एक क्रम आपको प्रस्तुत कर दूंगा। फिलहाल आज की कड़ी में हम सभी लोग फटाफट के रिवीजन के अंदाज में देख लेते हैं। मुख्य मुख्य बिंदुओं की बात करेंगे। शुरुआत करेंगे हम सभी लोग यहाँ से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पृष्ठभूमि से बात करेंगे। आप सभी ने इसके विषय में जरूर पढ़ा होगा, जब आपकी तैयारी चल रही है टीजीटी पीएचडी को लेकर के, तो निश्चित तौर पर आपने पढ़ा होगा। तो सरसरी नजर से रिवीजन करेंगे। शाब्दिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ क्या होता है साथियों? ऐसा ही हुआ था। इतिहास का मतलब ऐसा ही हुआ था। इसमें दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यह कि इतिहास का संबंध अतीत से है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऐसा ही हुआ था। दूसरा यह कि उसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं को ही शामिल नहीं किया जाता है, या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश नहीं होता है, बल्कि उसमें लिखित सभी प्रकार के मौखिक वृत्तों को भी शामिल किया जाता है। कुल मिला जुला कर के बात यह है कि जब बात आती है इतिहास शब्द की, तो इसका मतलब होता है ऐसा ही हुआ था। इतिहास के संबंध में हमेशा दो बातें शामिल होती हैं। एक तो अतीत की घटनाओं, दूसरा ये है कि अतीत में केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं को ही शामिल नहीं किया जाता है, उसके अलावा उसमें सभी लिखित और मौखिक वृत्तों को भी शामिल किया जाता है जिनका संबंध अतीत की यथार्थ परिस्थितियों व घटनाओं से होता है। यानी कि अतीत की यथार्थ परिस्थितियों और घटनाओं को चिन्हित करने वाला, व्यक्त करने वाला, चाहे वो लिखित सामग्री हो, लिखित वृत्त हो अथवा मौखिक वृत्त हो, उन सभी घटनाओं को ही इतिहास कहा जाता है। साहित्य के संबंध में जब यही शब्द जुड़ जाएगा साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित जितनी भी घटनाएं और जितनी भी वृत्तियां, चाहे वो लिखित रूप में हो चाहे वो मौखिक रूप में है, उसको साहित्य के इतिहास के रूप में रखा जाएगा। वस्तुतः आज इतिहास शब्द को इतने व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है कि इसके अंतर्गत अतीत की प्रत्येक स्थिति, परिस्थिति, घटना, प्रक्रिया व प्रवृत्ति की व्याख्या समावेश हो जाता है। अतः हम संक्षेप में कह सकते हैं कि अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व व प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण और विवेचन व विश्लेषण को, जो कि काल विशेष का या कालक्रम की दृष्टि से इतिहास कहा जा सकता है। तो ये तो इतिहास के विषय में हो गई, इतनी बातें अभी तक को हम लोगों ने पढ़ा। अब साहित्य इतिहास के विषय में, साहित्य इतिहास की कुछ परिभाषाओं से हम सभी लोग परिचित हों, और इस कड़ी में सबसे पहली परिभाषा हम सभी लोग लेकर के चलेंगे किसकी भाई? रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा सर्वप्रथम हम सभी लोग देख लेते हैं। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य यहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित तौर पर जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीति, सामाजिक और सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। कुल मिला जुला करके चित्तवृत्ति का मतलब, जिसको आप एटीट्यूड, मनोवृत्ति कहते हो, नजरिया कहते हो, ये कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ के जनता की मनोवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी कि साहित्य अगर आप जानना है तो वहाँ की मनोवृत्ति को समझ लेंगे। अब इसके बाद दूसरी अगर हम परिभाषा की तरफ चलेंगे, तो दूसरी परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र की आ जाती है कि युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। ये डॉक्टर नगेंद्र जी का है।
आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का एक वक्तव्य देख लेंगे। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास के विकास की प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। आचार्य शुक्ल ने कहा कि इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना, यानी कवि यदि अपने इर्द गिर्द के संस्तर और कण को देख परख करके उसे अर्थ देता है, आलोचक और इतिहासकार कवि की इस रचना में अर्थ का संधान करता है तो उसे संवत करता है। रचना, आलोचना और साहित्य इतिहास के मानवीय बिंब के जीवन में अर्थ संसाधन की क्रमिक विकास का चरण है। आइए फटाफट आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम सभी लोग। बालकृष्ण भट्ट की एक परिभाषा देख लेते हैं कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आमतौर पर ऐसे सवाल गलत होते हैं जो आपके लिए बहुत सहज और सरल होते हैं, जो बहुत सटीक होते हैं, इनके गलत होने की संभावना बराबर बनी रहती है। इन सवालों में जिसने गलती नहीं करी वो समझ जाओ कि परीक्षा में वही क्वालिफाई करेगा और वही एक पद प्राप्त करेगा। तो जो आपके लिए बहुत सामान्य हो, साधारण हो, सबसे पहले तो आपको उसे मजबूत बनाना होगा। बाकी जो कठिन होता है वो सबके लिए कठिन होता है, सब उसमें अनुमान लगाते हैं, लेकिन सफल वो होता है जो सामान्य प्रश्नों में गलती ना करे। जहां शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरा अनुकूलता के साथ सहभाव हो, वही साहित्य है। बाबू गुलाब राय, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा भाई। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है कि जहां शब्द और अर्थ हो गया, विचार और भाव का परंपरा अनुकूलता के साथ सहभाव हो जाए, वही साहित्य होता है। ये बाबू गुलाब राय कहते हैं। ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, साहित्य आत्मा अभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। डॉक्टर नगेंद्र, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। सॉरी साथियों, जितनी भी बातें हों इंपॉर्टेंट बताई जाए उसको बहुत कायदे से ध्यान से समझिएगा। साहित्य के इतिहास के अंतर्गत वह सारा वांग्मय लिया जाता है जिसमें अर्थबोध के अतिरिक्त भावोन्मेष अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो, तथा जिसमें ऐसे वांग्मय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह वक्तव्य है। चलिए, अब यहाँ पर हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन परंपरा के विषय में हम सभी लोग समझ लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला जो प्रयास था वो फ्रेंच विद्वान गर्सा द तासी ने किया था। ये आपको सभी को याद होगा। गर्सा द तासी ने अपनी इतिहास पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में किया था और उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई या हिंदुस्तानी के नाम से रखा। यह इतिहास ग्रंथ दो भागों में विभक्त होता है। पहले का प्रकाशन कब होता है? क्रमशः 1839 तथा 1847 में हुआ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन परंपरा में शुरुआत की बात करें तो कहाँ से लेखन परंपरा प्रारंभ होती है? तो गर्सा द तासी से इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ होती है। किस भाषा में लिखता है? ये फ्रेंच भाषा में लिखता है और इसकी पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। ये पुस्तक इन्होंने लिखा था और ये पुस्तक दो भागों में विभक्त होती है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 और 1847 ईस्वी में हुआ था। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण तीन भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा इस पर। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। गर्सा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार में किया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गर्सा द तासी ने हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण प्रस्तुत किया है। तो किस रूप में? अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम के अनुसार इसका विवरण इसने प्रस्तुत किया है। ध्यान से, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िए। इस ग्रंथ में कुल कितने कवियों का वर्णन है? जिसमें से 738 कवि हैं, जिसमें से हिंदी के कितने हैं भाई? 72 कवि हैं, बाकी उर्दू के हैं। तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करके डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास, जिसको हिंदुई साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 में प्रकाशित करवाया है। तो ये सवाल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया था? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा 1952 में इसका अनुवाद करवाया गया था। किस नाम से करवाया गया था? हिंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से करवाया गया था। तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तान में एंदोई के लिए हिंदवी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी अर्थ प्रयुक्त होता है। भाषा काव्य संग्रह श्री महेश दत्त शुक्ल, ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना भी है, ये रचना भी पूछी जा चुकी है। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ है। अभी आपने जो पढ़ा
गरसा द तासी का, वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। यहाँ पर श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा भाषा काव्य संग्रह जो लिखा गया है, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया ये पहला ग्रंथ है। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन परंपरा में हिंदी में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ कौन है? श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा भाषा काव्य संग्रह लिखा गया है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन कब होता है? तो 1873 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। नवल किशोर प्रेस जो है लखनऊ से इसका प्रकाशन हुआ था। शिव सिंह सिंगर द्वारा शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का दूसरा इतिहास महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, हिंदी भाषा में लिखा गया दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। किसके द्वारा लिखा गया है? शिव सिंह सिंगर के द्वारा लिखा गया है। शिव सिंह सिंगर ने इस ग्रंथ का प्रकाशन 1883 ईस्वी में किया था, और जिसमें तकरीबन 1000 यानी कि 838 कवि जो हैं, भाषा कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं का उदाहरण दिया गया है। 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांग के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। यहाँ पर अब आ जाइएगा ग्रियर्सन के इतिहास की ग्रंथ की तरफ। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो भैया सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला जो इतिहास ग्रंथ है वो कौन सा है? ग्रियर्सन द्वारा रचित जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में कुल 952 कवियों का उल्लेख प्रस्तुत किया है। ग्रियर्सन ने कवियों व लेखकों का कालानुक्रमानुसार वर्गीकरण करके उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। आइए ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर लेते हैं। लेखक एवं कवियों का कालानुक्रमांक वर्गीकरण किया गया, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य को हिंदी भाषा के दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण किया तथा संस्कृत, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक करने का प्रयास किया। ये ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ के विषय में कथन दे सकता है। अपने ग्रंथ के आधार पर स्रोतों का उल्लेख करते हुए तटस्थता, प्रामाणिकता और ईमानदारी का परिचय दिया इसने। ग्रंथ का कालखंडों में विभाजन तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। ये इसके इतिहास ग्रंथ की विशेषताएं हैं ग्रियर्सन के। हिंदी साहित्य के विकास का क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य और प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में करना, ये इसकी विशेषता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी काव्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से पुकारा है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। उधर आपने देखा था गरसा द तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने करवाया था? तो लक्ष्मी सागर वर्षणिय ने हिंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से 1952 में प्रकाशन करवाया था। इधर डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन जो है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 में प्रकाशित करवाया इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। आइए इसके बाद इतिहास ग्रंथों की बात करूं तो मिस्र बंधुओं द्वारा रचित मिस्र बंधु विनोद प्राप्त होता है। सबसे पहला बात हुआ था गरसा दतासी का, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदी साहित्य इतिहास को हिंदी भाषा में महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह प्राप्त होता है। उसके बाद बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका में प्रकाशित होता है इसका ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इसका। उसके बाद ये ग्रियर्सन का इतिहास आता है। ग्रियर्सन के इतिहास को हिंदी में अनुवादित करवाने का काम किसके द्वारा किया गया था? किशोरीलाल गुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में मिस्र बंधु विनोद आ जाता है। मिस्र बंधुओं के द्वारा ये रचित हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसमें मिस्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं भाई? गणेश बिहारी मिश्र आते हैं, श्याम बिहारी मिश्र आते हैं और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। तीनों नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, कई बार इनमें से पूछ लेता है कौन मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है। इस ग्रंथ की रचना का आधार काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट थी। इस साहित्य इतिहास ग्रंथ में सम्मिलित कवियों की संख्या लगभग 5000 रही है। मिस्र बंधु विनोद की बात अगर हम करें तो इसका भाग जो है भाग 1, 2, 3, जो भाग 1, 2, 3 है 1913 में प्रकाशित हुआ था, और भाग 4 इसका प्रकाशित हुआ था कब? 1934 में प्रकाशित हुआ था। 4591 कवियों के जीवन वृत्त का वर्णन मिस्र बंधु विनोद में प्राप्त होता है। यहाँ पर ध्यान रखना होगा ये 4 भागों में प्रकाशित है। पहला, दूसरा और तीसरा भाग 1913 में प्रकाशित हुआ है, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ है। आगे बढ़ें।
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। 1929 में इसकी रचना होती है। तो क्रम एक दिमाग में बैठा लेना है आपको। एक क्रम दिमाग में क्या बैठा लेना है कि सबसे पहला फ्रेंच भाषा में गरसा दतासी ने लिखा था। उसके बाद हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन तो महेश दत्त शुक्ल का वो है भाषा। हाँ, चलिए आगे बढ़ा जाए। डिस्टरबेंस के लिए माफी। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित था। अच्छा, उसकी चर्चा हम कर रहे थे, महेश दत्त शुक्ल वाली चर्चा कर रहे थे ना। हाँ, भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह के बाद चर्चा आती है किसकी? ग्रियर्सन के इतिहास की चर्चा आती है। ग्रियर्सन के इतिहास को हिंदी में अनुवादित करवाने का काम किसने किया था? और उसके बाद नंबर आ जाता है मिश्र बंधु विनोद का। मिश्र बंधु विनोद के बाद नंबर आ जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बीच में शिव सिंह सेंगर छूट गए थे, शिव सिंह सरोज वाली रचना। तो एक क्रम बैठा लीजिए, एक इमेजिनेशन बैठा लीजिए दिमाग में क्रमवार तरीके से, तो हमेशा के लिए याद रहेगा और ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण होती ही हैं। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो है हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 में प्रकाशन हुआ था और वहीं से ये हिंदी साहित्य का इतिहास निकल करके आया। आचार्य शुक्ल के इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिहित किया है। क्या कहा है इसने? कवि वृत्त संग्रह के नाम से इसको पुकारा गया है। किसके किसके इतिहास को? शिव सिंह सेंगर के, जॉर्ज ग्रियर्सन के और मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ को कवि वृत्त संग्रह कहा है शुक्ल जी ने। आइए, शुक्ल ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध धार्मिक और दार्शनिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। अब इन्होंने कितने भागों में बांटा है भक्ति काल को? तो सबसे पहले तो निगुण धारा, निर्गुण और दूसरी सगुण धारा। निर्गुण के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा हो जाती है और सगुण में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा हो जाती है। उदाहरण के तौर पर ज्ञानाश्रयी शाखा में संत नामदेव, कबीर दास और रैदास और गुरु नानक को ले लीजिए। प्रेमाश्रयी शाखा की बात करें तो इसमें सूफी काव्य धारा आती है जिसमें मलिक मोहम्मद जैसी का नाम प्रमुख हो जाता है और मुल्ला दाऊद हो जाता है, चंदायन जिसने लिखा। राम भक्ति के अंतर्गत बात करें तुलसीदास आ जाते हैं और अग्रदास आ जाते हैं, नाभादास आ जाते हैं। कई बार आपको यहीं से सवाल मिल जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? ऐसा भी सवाल बनता है। तो तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास ये राम भक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। कृष्ण भक्ति के अंतर्गत आते हैं वल्लभाचार्य, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद और कुंभन दास। चलिए आगे बढ़ते हुए हम सभी लोग देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने प्रथम बार अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है। इससे पहले सभी लोगों ने किसको ध्यान रखा है? साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति को प्रस्तुत करने का काम किया है। शुक्ल जी ने रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व दिया था। अंग्रेजी भाषा में लिखे गए अगर हम इतिहास ग्रंथों की बात करें तो ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में एडविन ग्रेव्स ने लिखा था और ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में F.E.K ने लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों रचनाएं, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। आइए, तजकिरा ई सुवराई हिंदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये। तजकिरा ई सुवराई हिंदी मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा है 1848 ईस्वी में, जिसमें कुल 1004 कवि हैं, जिसमें से हिंदी के कुल कितने कवि हैं? 62 कवि हैं। पहली बार कालक्रम को ध्यान में रखा गया इसी में पहली बार कालक्रम को ध्यान में रखा गया है। कवियों को कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करने का काम मौलवी करीमुद्दीन ने किया था। तजकिरा ई सुवराई हिंदी इनका हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे 1848 में प्रकाशित किया था। 1000 कवि हैं कुल लगभग लगभग, जिसमें से 62 हिंदी के हैं, शेष उर्दू के हैं। आइए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 इतिहास ग्रंथ महत्वपूर्ण होते हैं। ये 3 इतिहास ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। कौन कौन से? हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आई थी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में आया था। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में आया था। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है भाई हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में कहा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास ग्रंथ में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा। ठीक है, आगे एक दो बार पढ़ेंगे इसके। देखिए, एक बार पूरी वीडियो को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर मंथन करिए कि पहला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन है, दूसरा कौन है, कौन हिंदी भाषा में पहला है, कौन किसने अनुवाद किया,
क्रम बैठाते हुए शुक्ल जी पर आइए। शुक्ल जी के बाद कौन कौन नाम ले रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम लिया हमने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बाद हमने किसका लिया? राम कुमार वर्मा जी का। तो ऐसे दिमाग में बैठाते रहिए, सब रटा नहीं जाता है। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के समय को, अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया था। चलिए आगे बढ़िएगा, ये भी महत्वपूर्ण बात थी जो हमने ऊपर बताई। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को मानते हैं और साहित्य का आरंभ 693 से मानते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ, जो 16 भागों में है। आइए अब कुछ अन्य की बात कर लेते हैं। कुछ अन्य हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ प्रमुख ग्रंथ और रचनाकारों के विषय में बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल आपके परीक्षा में बनेगा ही बनेगा। हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा 1944 में आया था। पंडित राहुल सांकृत्यायन। ये पिछली बार के सवाल टीजीटी में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास की बात करें, 2 भागों में प्रकाशित हुआ, 1965 ईस्वी में ही है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है। ये कौन सा ग्रंथ की बात की जा रही है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी, 1986। आप सभी को पता है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में प्रकाशित हुआ, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको किया। हिंदी भाषा का विकास है 1924 में, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। याद करना है, कैसे याद होगा? 2-3 बार वीडियो को देखना, 2-3 बार इसको फिर मनन करना है, लिख लेना है। पहले वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनने का काम करिए और मस्तिष्क में लिखने का काम करिए। उसके बाद फिर मनन करिए कि कौन कौन सी बातें इस वीडियो के अंदर हुई हैं। उसके बाद मनन करने में जहाँ कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है वापस से देखिए। उसके बाद अपने मन से लिख डालिए, फिर देखिए जीवन में भूलेगा नहीं। हिंदी कवि कोविद रत्नमाला की बात करें तो ये 2 भागों में प्रकाशित है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग 1909 में आया, द्वितीय 1924 में, 14 में, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। राजस्थानी भाषा और साहित्य लिखा है मोतीलाल मिनारिया ने। राजस्थानी पिंगल साहित्य मोतीलाल मिनारिया। हिंदी वीर काव्य 1945 में टीकम सिंह तोमर के द्वारा लिखा गया। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा है डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। आधुनिक हिंदी का आदिकाल किसने लिखा? श्री नारायण चतुर्वेदी ने, 1973। हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी, नंदुलारे वाजपेयी ने, 1945 में। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 में, नंदुलारे वाजपेयी। आइए इसके बाद अगले इतिहास ग्रंथ की तरफ चलेंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1931, रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य का इतिहास एक है भाई रामचंद्र शुक्ल का भी, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1931 में रमाशंकर शुक्ल का भी एक इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, रमाशंकर शुक्ल रसाल की बात की जा रही है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है उदय नारायण तिवारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा, ये अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उदय नारायण तिवारी। कविता कौमुदी किसने लिखा है भाई? राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। भाषा काव्य संग्रह, महेश दत्त शुक्ल। यही तो है हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है डॉक्टर श्री कृष्ण शुक्ल ने लिखा है, श्री कृष्ण शंकर शुक्ल ने। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। इंपॉर्टेंट कर लिएगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था तो वो था ग्रियर्सन का। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर की बात करें 1939 में इंद्रनाथ मदान ने लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य की बात करें तो लक्ष्मी सागर वार्षणेय। ब्रज माधुरी सार 1923 में वियोगी हरि। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। ये तो अक्सर याद होगा सबको, पिछली बार टीजीटी दिया है तो ये याद ही हो गया होगा। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां 1954 में डॉक्टर नामवर सिंह। आधुनिक साहित्य 1950 में डॉक्टर आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का एक आधुनिक परिदृश्य 1967 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं और दक्षिणी हिंदी काव्यधारा, ये महापंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रमाशंकर ऊपर हो गया। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां शिव कुमार शर्मा। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास चतुर्सेन शास्त्री। हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। ये सभी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, बार बार इनको दिमाग में बैठाना है। हिंदी साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र धीरेन्द्र। हिंदी आलोचना उद्भव और विकास डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र। हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका किसने लिखा? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने। साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा है? नलिन बिलोचन शर्मा जी ने लिखा। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसने लिखा है? तो गुलाब राय ने। हिंदी काव्य विमर्श किसने लिखा है? डॉक्टर गुलाब राय।
हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे। चलिए, हिंदी साहित्य का इतिहास 1996 डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक ने। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य श्री प्रभुदयाल मित्तल। हिंदी साहित्य का सबलार्टर इतिहास राजेंद्र प्रसाद सिंह ने। हिंदी साहित्य इतिहास का सिद्धांत है डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर अंग्रेजी भाषा में लिखा गया पादरी एडविन ग्रेव्स ने लिखा। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी FEKE। साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप सुमन राजे ने। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हिंदी साहित्य में काल विभाजन और नामकरण की बात कर लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गरसादा तासी से ही होती है, लेकिन काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन करता है। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन करता है, जिसने अंग्रेजी भाषा में लिखित साहित्य इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में अंग्रेजी के वर्णमाला के हिसाब से कवियों का कालक्रम व्यवस्थित करता है, वर्णक्रम व्यवस्थित करता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का काल विभाजन व नामकरण सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया, कौन सा? तो सबसे पहले चारण काल, इसने आदिकाल को चारण काल कहा। 700 लेकर के 1300 ईस्वी का समय। और 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्य परिवर्ती कवि। चलिए, ये ग्रियर्सन का वर्गीकरण है। तुलसी के अन्य परिवर्ती कवि, भाग एक धार्मिक काव्य, भाग दो अन्य। 18वीं शताब्दी, भाग एक धार्मिक काव्य, भाग दो अन्य। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान का परिशिष्ट। आइए इसके बाद दूसरे ग्रंथ की बात करें तो मिस्र बंधुओं के द्वारा जो काल विभाजन और नामकरण किया गया, उसमें प्रारंभिक काल मिस्र बंधुओं ने कहा पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संपत्ति। उसके बाद है माध्यमिक काल की बात करें तो पूर्व माध्यमिक काल है 1445 से 1560। ये नाम याद रखिएगा। अलंकृत काल किसने कहा? रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिस्र बंधुओं ने कहा है। पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल में बांटा है। परिवर्तन काल आधुनिक काल का नाम है। ये भारतेंदु युग के बाद। वर्तमान काल है 1926 के बाद। चलिए आगे बढ़िएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा काल विभाजन व नामकरण की बात करें तो आदिकाल को वीरगाथा काल, युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर, कालक्रम के आधार पर नाम क्या है? आदिकाल, और युगीन प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण क्या हो जाएगा? वीरगाथा काल। तो किसने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा? ध्यान दीजिएगा। कालखंड की बात करें तो संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल की बात करें कालक्रम के हिसाब से तो उसको भक्ति काल कहा गया है, 1375 से 1700 विक्रमी। उत्तर मध्यकाल जिसको रीति काल कहते हैं, युग प्रवृत्ति के आधार पर रीति काल कहेंगे और कालक्रम के हिसाब से उत्तर मध्यकाल कहेंगे। इसका समय है 1700 से 1900। आधुनिक काल कालक्रम के हिसाब से और युग प्रवृत्ति के हिसाब से गद्य काल इसको कहेंगे 1900 से 1984। इसी कड़ी में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास उसके नाम विभाजन का नामकरण की बात कर लें। कालक्रम के हिसाब से आदिकाल सन 1000 से 1400, पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से अब तक। आइए डॉक्टर नगेंद्र के हिसाब से बात कर लें संपादित ग्रंथ और हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन व नामकरण। आदिकाल, अब आपको पता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने संपादित किया है, लिखा नहीं है, इनका इतिहास ग्रंथ नहीं है, इन्होंने केवल संपादन किया है, तो इनका भी ध्यान दीजिएगा। अब आगे थोड़ा सा अंतिम पिंटू पर चलते हैं। आदिकाल की समय सीमा की बात करें तो देखिए ग्रियर्सन आदिकाल को 1400 ईस्वी मानता है अंतिम समय सीमा। मिस्र बंधु 1387 मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल 1318 मानते हैं और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल 1343 मानते हैं। किसने क्या नामकरण की बात कर ले अगर हम आदिकाल का नामकरण, तो चारण काल किसने कहा भाई? ग्रियर्सन ने कहा है। वीरगाथा काल, आदिकाल के विषय में बात चल रही है अभी। वीरगाथा काल किसने कहा आदिकाल को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आरंभिक काल किसने कहा है? तो मिस्र बंधु ने। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। संधि काल चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सिंध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन। बीजोपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा युग श्याम सुंदर दास। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अपभ्रंश काल डॉक्टर धीरेन्द्र। अंधकाल या अंधकार काल कपिल कुलश्रेष्ठ। आधार काल मोहन अवस्थी।
संक्रमण या प्रवर्तन काल, रामखिलावन पांडे। प्रारंभिक या उन्मेष काल, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। जय काल, रमाशंकर शुक्ल। मिसाल। तो आज के सेशन में अध्ययन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रारंभ किया, उसकी पद्धति, लेखन परंपरा, नामकरण वगैरह वगैरह सारी बातें हमने पढ़ ली। अब इस भाग से पूछे गए पूर्व परीक्षाओं के जितने भी सवाल होंगे, उन एग्जाम बूस्टर को लेकर के अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। यहाँ पर आधा नोट्स हमने बना लिया है पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए सवालों का। आगे के नोट्स को मैं तैयार कर रहा हूँ, जैसे वो तैयार हो जाता है अगली वीडियो आपको लेकर के मैं उपस्थित हो जाऊंगा, जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए सवाल होंगे उस पर। ये फटाफट का रिवीजन चल रहा है। वीडियो कैसी लगती है आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताया करें। कंटेंट कैसा लगता है ये भी बताया करें। हमारी मेहनत कैसी है आप उसकी सराहना करें। वीडियो पर नए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए फिलहाल इतना ही साथियों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।